खिड़की खुलती है, खिड़की में एक तस्वीर में एक नदी के ऊपर बना हुआ एक टेम्पररी पुल पे से आती हुई कुछ गाड़ियां, खड़े हुए कुछ आर्मी के लोग। घटना है 1939 की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब शुरू हुआ था जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया था। कारण कई हैं, जिसमें से मेन कारण है यहूदी, क्योंकि पोलैंड में बहुत ज़्यादा यहूदी लोग रहते थे। सेकेंड कारण है यूरोप के अंदर पावरफुल बनना, वो ब्रिटेन को देखना नहीं चाहता था। थर्ड कारण है इम्पीरियलिज्म के कंसेप्ट पे जाना। जैसे ब्रिटेन ने पूरी दुनिया में बहुत सारी कॉलोनी बना रखी थी, उसी तर्ज पे जर्मनी भी यूरोप के अंदर पावरफुल हो जाता तो डेफिनेटली वो भी कॉलोनियाँ बनाता। ये ऐसे कंसेप्ट थे जिसकी वजह से जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया और वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत कर दी। जर्मनी इतना ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर भी काम कर रहा था, और इसी की चिंता थी अल्बर्ट आइंस्टाइन को। वो खुद जर्मनी से थे और वो वहाँ उस वर्ल्ड वॉर के बाद वो अमेरिका आ गए थे। अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने एक चिंता जाहिर की कि जर्मनी न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है और उसके रिसर्च के ऊपर वो काम भी कर रहा है। बेटर होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स अपना खुद का रिसर्च बना ले, अपनी खुद की एटॉमिक एनर्जी तैयार करे। इसके बाद शुरू होती है एटॉमिक एज की। अमेरिका यहाँ से शुरुआत करता है ट्रिनिटी टेस्ट के सक्सेसफुल होने के बाद दुनिया एटॉमिक एज में आ जाती है। अब क्वेश्चन है कि ये ट्रिनिटी टेस्ट क्या था, क्यों बनाया गया था, कारण क्या था, उसको हम समझते हैं पूरे के पूरे टॉपिक को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साथ। ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्यों सैंक्शन किया गया था, ऑब्जेक्टिव क्या था। मैं रोहन हिमांशु आप सभी का ई एकेडमी एजुकेशन चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट था क्या। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लेटर लिख करके चिंता जाहिर की थी जर्मनी के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, तो उस न्यूक्लियर प्रोग्राम का ही जवाब था अमेरिका का खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम, खुद का रिसर्च सेंटर, जिसको उन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम दिया था। और इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर काम करने वाले कुछ साइंटिस्ट थे। इन साइंटिस्टों में जो मेन साइंटिस्ट का नाम आता है वो नील्स बोर, एनरिको फर्मी, एमिलियो सेग्रे। ये साइंटिस्ट कुछ ऐसे थे जो खुद जर्मनी से थे और जो नाजी ऑक्यूपाइड नेशन थे, जिन देशों को जर्मनी ने अटैक करके अपने अंडर में कर लिया था, वहाँ से निकाले गए साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे, जो अमेरिका के अंदर आकर के अमेरिका को सपोर्ट करेंगे और इस पूरे के पूरे मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करेंगे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। और ये ओपेनहाइमर ही हैं जिसकी वजह से अमेरिका आज न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है, और यही वजह है कि ओपेनहाइमर को फादर ऑफ द एटॉमिक बम भी बोला जाता है। जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया गया था तो जगह जो सीक्रेटली रखी गई थी लॉस एलामोस की जगह, नाम क्या डिजर्ट है न्यू मैक्सिको में। यहाँ पर सीक्रेट तरीके से इस ऑपरेशन को टेस्ट किया जाएगा। इस ऑपरेशन का जो नाम दिया गया था, इस प्रोजेक्ट को जो नाम दिया गया था, वो ऑपरेशन या ट्रिनिटी टेस्ट दिया गया था। दरअसल वहाँ पर एक समस्या आ गई थी अमेरिकन के सामने, वो ये कि प्लूटोनियम बहुत लार्ज स्केल पे होता नहीं था। इसलिए आर्मी के जो जनरल ग्रेव्स थे उनके सामने एक दिक्कत थी कि अगर किसी भी वजह से हमारा पहला टेस्ट अनसक्सेसफुल हो जाता है, फेलियर हो जाता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम लोग दूसरा इवेंट ना कर पाएँ, दूसरा कोई रिसर्च ना कर पाएँ। ये 39 की ही घटना है जब इस पूरे प्रोजेक्ट में सबको लिया जा रहा था। तो इसका आंसर निकाला गया कि एक हम लोग बहुत लार्ज स्केल पे एक कंटेनमेंट वेसल्स बनाते हैं, जिसकी बेसिकली इसके अंदर जो 50,000 से भी ज़्यादा प्रेशर सहने की क्षमता होगी। जब प्लूटोनियम हम टेस्ट करेंगे तो कुछ प्लूटोनियम को हम लोग रिजर्व कर सकते हैं, वो वेस्ट ना जाए। लेकिन इसकी ज़रूरत कभी पड़ी नहीं, ऐसे जंबो को बनाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। जब जंबो बन गया, एक्चुअली बना तो दिया गया था, लेकिन जब बन गया तो 1945 में मई में जब ये आर्मी ने हैंडओवर किया, लेकिन उस समय तक साइंटिस्टों के पास इतनी ज़्यादा इम्प्रूव टेक्नोलॉजी हो चुकी थी कि उन्होंने नए तरीके खोज लिए थे प्लूटोनियम को निकालने के, बनाने के। और यही वजह है कि जंबो की कोई रेलेवेंसी नहीं रह गई थी और इस जंबो के अंदर TNT डाल करके फिर इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अब बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियर बम की, प्लूटोनियम बम की, जो उन्होंने बनाया था। इस प्लूटोनियम बम को नाम दिया गया था द गैजेट्स। इसी का पूरा एक्सप्लोर किया गया था, रिसर्च किया गया था और इसी बम का यानी द गैजेट का ही टेस्ट किया गया था। दिन है 16 जुलाई 1945। 16 जुलाई 1945 को अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 AM इस रिसर्च को कंडक्ट किया गया। डिफरेंट साइंटिस्ट अलग अलग बैंकर्स में चले गए, क्योंकि अगर इस घटना के बाद साइंटिस्ट कुछ लोग अगर अफेक्ट होते तो पॉसिबिलिटी है कि कोई 1-2 साइंटिस्ट बच जाए और फिर अगर ये टेस्ट फेल होता है तो उसको वापस कंडक्ट कर सके, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।
टेस्ट सक्सेसफुल रहा, पूरी दुनिया ने ये टेस्ट देखा और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई इस बम से, प्लूटोनियम बम से, ये एनर्जी और ये धमाका, ये स्पार्कल्स, ये लाइटनिंग इतनी ज़्यादा थी कि कहते हैं मंगल ग्रह से भी आप इस लाइट को देख सकते थे। और जैसे ही ये एक्सप्लोर हुआ, जैसे ही उन्होंने ये टेस्ट कंडक्ट किया, बस टेस्ट कंडक्ट करते ही ओपनहाइमर के मुंह से एक बात निकली, भगवद गीता का एक बहुत फेमस श्लोक जो श्री कृष्ण ने कहा, आई एम बिकम डेथ एंड बिकम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। तो ये भगवद गीता का बहुत फेमस कोट रॉबर्ट ओपनहाइमर ने यहाँ कोट किया था। अब बात करते हैं हम लोग मई 1945 की वापस में। मई 1945 में हिटलर ऑलमोस्ट हार चुका था। हिटलर को पता था कि वो अब पकड़े जाने वाला है। उसने सुसाइड कर लिया, उसने अपने आप को गोली मार ली और इसके बाद जर्मनी का इस सीन से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से खात्मा हो गया। इटली पहले ही हार चुका था। अब सीन में अगर कोई कंट्री बची थी तो वो जापान थी। जापान के साथ अमेरिका की बातचीत शुरू होती है ताकि वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाए, जापान सरेंडर कर दे, लेकिन जापान सरेंडर करता नहीं है। घटना घटती है 6 अगस्त 1945 को, जब अमेरिकन हिरोशिमा पे एक बम गिरा था जिसका नाम है लिटिल बॉय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में भी आ जाता है। ये अगर आप सिविल सर्विसेज टाइप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऐसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। और यूरेनियम बेस्ड है। ये बम गिरा, 70% से ज़्यादा का एरिया हिरोशिमा का डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इससे जापानियों के अंदर देश भावना ज़्यादा जागती है, बदला लेना, प्रतिशोध लेना, ये उनके दिमाग में होता है कि अब अमेरिका को हम मजा चखाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका ने जो न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन कर लिया है, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, वो जापान के पास नहीं है। जब वो 2 दिन ले लेते हैं, डील नहीं होती, वो अटैक करने की सोच रहे होते हैं। अमेरिका फिर नेगोशिएट करता है कि आप वर्ल्ड वॉर ख़त्म कीजिए। जापान करता नहीं है। 9 अगस्त 1949 को एक सेकंड बम जापान के नागासाकी पे, जिसका नाम फैटमैन है, प्लूटोनियम बेस्ड बम है, वो गिरता है और 50% से ज़्यादा का एरिया तबाह हो जाता है। और इसके बाद जापान कुछ करने लायक रहता नहीं है। जापान के जो शासक हैं हिरोहितो, वो फाइनली 15 अगस्त 1945 को ऑफिशियली सरेंडर कर देते हैं और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 का खात्मा हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर मैं बताता चलूँ, एशिया के अंदर जापान का 15 अगस्त को सरेंडर करना और इसी दिन इंडिया को आज़ादी देना, ये दोनों कोइंसिडेंस नहीं है। ये दोनों का लॉजिक 15 अगस्त का 45 से ही जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ऑपरेशन मैनहट्टन होता है और ऑपरेशन मैनहट्टन के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो दुनिया ने देखा, इतिहास ने देखा। लेकिन बम को बनाने वाले रॉबर्ट ओपनहाइमर रिग्रेट करते हैं एक पब्लिक इंटरव्यू के अंदर। वो कहते हैं कि मुझे ये बम नहीं बनाना चाहिए था जो बहुत बड़ा डिजास्टर लेकर के आ सकता है, लेकर के आया। कई बार जब जापान और के हिरोशिमा और नागासाकी में 2 लाख से ज़्यादा लोग जब मारे गए, तो मुझे लगता है कि उन लोगों का खून आज भी मेरे हाथों में है। आई फील हैव ब्लड्स ऑन माई ओन हैंड्स। और वो कहते हैं कि मुझे आज भी इनकी आत्मा, इनके भूत मुझे डराते हैं, हॉन्ट करते हैं ये चीज़ें। और ये लेटर उन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट हेनरी ट्रूमैन को बोला था। तो इसके बाद हम चलते हैं इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। इंडिया ने 2 न्यूक्लियर प्रोग्राम या टेस्ट कंडक्ट किए हैं। जो इंडिया का जो फर्स्ट टेस्ट था मई 74 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हुआ था। वो लार्ज स्केल पे नहीं था, लेकिन लार्ज स्केल पे पोखरान सेकंड टेस्ट हुआ था जो 1998 में हुआ था। ये 2 टेस्ट न्यूक्लियर बेस्ड हुए हैं। इंडिया बेसिकली कहता है कि वो इसको पीसफुली यूज़ करेगा, किसी को ऊपर अटैक नहीं करेगा, फर्स्ट यूज़ पॉलिसी नहीं है। एक्चुअली न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया में क्यों लाए जा रहे हैं? क्योंकि कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक ना करे। अगर अटैक करे तो फिर उसको भी सेम फेट में जाना पड़े जिस फेट में वो दूसरा देश जाए। यही वजह है कि चाइना और इंडिया के बीच में लड़ाई नहीं हो सकती, और यही वजह है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लार्ज स्केल लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर बेस्ड या न्यूक्लियर संपन्न देश हैं। और अगर कोई एक देश के पास आखिरी कुछ भी नहीं बचता, आखिरी अगर कोई फॉर्मूला बचता तो वो न्यूक्लियर बम ही है। तो इसके साथ ही हमारा ये न्यूक्लियर से रिलेटेड टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप मुझे rohan.jha.524 फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मुझे मैसेज भेज सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट भेज सकते हैं। आगे कौन से वीडियो मुझे बनाने चाहिए उस पर आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो का PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम पे ऑफिसर इंक चैनल